हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करेंगे फोर्थ चैप्टर हमारे आईडी का, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे आपकी और हमारी इंपॉर्टेंस। आप और हम इस कंट्री के लिए एक असेट, एक रिसोर्स कैसे साबित हो सकते हैं। तो चैप्टर का नाम बड़ा क्लियर है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चैप्टर को चालू करते हैं। सबसे पहले दो टाइप के कैपिटल होते हैं। देखो, कैपिटल एज इन यहां पे मैं बोल रहा हूं रिसोर्स। रिसोर्स दो तरीके के होते हैं किसी भी कंट्री में। एक होता है फिजिकल रिसोर्स या फिर फिजिकल कैपिटल, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन कैपिटल। क्या होते हैं दोनों, फटाफट समझ लेते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है सारे टैंजिबल आइटम्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। ऑल द टैंजिबल आइटम्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज या आर कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। देखो, it includes all those inputs which are required for further production like plant and machinery, factory, building, raw materials, etc. ठीक है, तो सारी वो tangible items जो आप यूज करने वाले हो for further production। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अब आप बोलोगे ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन कैपिटल। नहीं, देखो, ह्यूमन और ह्यूमन कैपिटल में फर्क होता है। ह्यूमन मतलब इंसान, आप ह्यूमन, मैं ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है आपके स्किल्स, आपका एक्सपर्टीज, आपकी नॉलेज। ये सारी चीजों को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आपका रिसोर्स क्या है? हाउ कैन यू बी अ रिसोर्स? आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी एबिलिटी से, आपके स्किल्स से आप एक रिसोर्स प्रूव होते हो। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्किल्स दैट अ पर्सन अक्वायर्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एडिंग टू हिज और हर वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि एक इंसान की जो स्किल होती है, उसका एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज एम्बॉडीड इन द पीपल। यानी जैसे मैंने आपको बोला, एक इंसान की एबिलिटी, उसका स्किल, उसका एक्सपीरियंस, ये सब। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक एक्सपीरियंस आदमी फिजिकल कैपिटल, फिजिकल रिसोर्सेस को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। बेसिक एग्जांपल, अब आपके पास में फोन है, ठीक है, आप क्या करोगे? आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, आप रील स्क्रॉल करते जाओगे, आप व्हाट्सएप यूज करोगे, आप ये सब चीजें करोगे। बट अगर एक एजुकेटेड आदमी है जैसे हम हैं, तो हम इस फोन में रिकॉर्डिंग करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस फोन का जो एक फिजिकल रिसोर्स है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। डन, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। अब इसको फटाफट समझ लेते हैं। देखो, दो टाइप के कैपिटल वापस, एक फिजिकल और एक ह्यूमन। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या? एनी टैंजिबल असेट। तो वो किसके लिए है? देखो, दो टाइप के बेनिफिट होते हैं, एक होता है प्राइवेट बेनिफिट और एक होता है सोशल बेनिफिट। जैसे आपकी एक प्राइवेट लाइफ है, आपकी एक सोशल लाइफ है। तो प्राइवेट लाइफ मतलब जो सिर्फ आपकी है, सोशल मतलब विच इज ओपन टू ऑल। वैसे ही प्राइवेट बेनिफिट का मतलब होता है सिर्फ आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बेनिफिट। सोशल बेनिफिट मतलब जो पूरे सोसाइटी को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सोशल बेनिफिट। तो अगर आपके पास में एक फिजिकल कैपिटल है, आपके पास में एक मशीन है, आपके पास में एक फोन है, तो वो किसको बेनिफिट दे रही है? सिर्फ और सिर्फ आपको। तो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। जबकि ह्यूमन कैपिटल, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक हेल्दी आदमी, एक ऐसा आदमी जिसमें स्किल्स है, वो कैसे बेनिफिट क्रिएट करेगा? देखो, मेरे में स्किल है, मैं एडुकेट कर पा रहा हूं आपको, मेरी एजुकेशन है, वो मेरी स्किल है, वो मेरी ह्यूमन कैपिटल है। तो क्या हो रहा है? देखो, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो प्राइवेट बेनिफिट तो क्रिएट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पढ़ा के एक अच्छा ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर रहा हूं, मैं आप लोग को एडुकेट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को काबिल बना रहा हूं कि आप लोग फ्यूचर में जॉब्स ले सको, कमा सको। तो मैं कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट भी क्रिएट कर रहा हूं। सिमिलरली, अगर एक हेल्दी इंसान है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत हेल्दी है, तो देखो, वो खुद के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो कहीं पे भी कोई भी डिजीज आगे किसी और को पास ऑन नहीं कर रहा है, तो वो सोशल बेनिफिट भी क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज याद रखना, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ
प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको समझते हैं। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इसको समझते हैं फटाफट। सबसे पहला होता है टैंजिबिलिटी। टैंजिबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप छू सको, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल कैपिटल नाम में ही है फिजिकल, तो ये टैंजिबल होते हैं। जबकि मेरी स्किल, मेरी एबिलिटी, मेरा एक्सपीरियंस को आप फील कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये होते हैं इंटैंजिबल इन नेचर। क्लियर? फिजिकल कैपिटल टैंजिबल, ह्यूमन कैपिटल इंटैंजिबल। दूसरा, डेप्रिसिएशन। फिजिकल कैपिटल के केस में इट डेप्रिसिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे मेरा ये फोन है, ये लैपटॉप है, ये स्क्रीन है, तो ये धीरे धीरे जैसे मैं इसको यूज किए जा रहा हूं, ये डेप्रिशिएट हो रहे हैं। बट ह्यूमन कैपिटल के केस में क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर मैं अपने आप को हेल्दी रख रहा हूं तो शायद मेरी बॉडी उतने स्पीड में डिप्रिशिएट नहीं होगी। इमेजिन करो 50-55 साल का एक आदमी और उसी के सामने अक्षय कुमार जो एकदम हेल्दी रहता है, सुबह जल्दी उठता है, साइकिलिंग करता है। आपको फर्क दिख रहा है बॉडी के डिप्रिसिएशन में? अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखते हो, बुक्स पढ़ते रहते हो, अपने आप को एडुकेट करते रहते हो, नई नई डिग्रीज लेते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका डेप्रिसिएशन स्लो डाउन होगा। आप मार्केट से इतना जल्दी बाहर नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप इंफॉर्म्ड हो, आप अपडेटेड हो, आप हेल्दी हो। तो अगर ह्यूमन कैपिटल के डेप्रिसिएशन को स्लो डाउन करना है तो हमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन एजुकेशन एंड हेल्थ। थर्ड पॉइंट, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट को हम मोबिलिटी कहते हैं। तो फिजिकल कैपिटल, इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। मुझे कोई सामान बाहर से मंगाना है, आईफोन मंगाना है, मेरा भाई आ रहा है, मैंने मंगा लिया। अब आईफोन क्या है? फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल दो कंट्रीज के बीच में बहुत इजीली मूव कर सकता है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, human capital is less mobile between countries as compared to physical capital, as movement is restricted by nationality and culture. अब मेरा मन करे कि मैं अपनी स्किल्स को यूज करूं अमेरिका में जाके, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि बैग उठाए और चल दिए। वीजा लगता है, लीगल प्रोसेसेस हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इतना इजीली मोबाइल नहीं होता है, जबकि फिजिकल कैपिटल को आप बहुत इजीली दो कंट्रीज के बीच में मूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेटेबिलिटी। क्या आप अपना फोन किसी और को दे सकते हो? इंडिया में तो कल्चर है ना, पापा नया फोन खरीदेंगे तो पुराना फोन मम्मी को चला जाता है। तो फोन क्या है? फिजिकल कैपिटल। आप अपना फोन किसी और को दे सकते हो। आप अगर एक नई गाड़ी खरीद रहे हो तो आप अपनी पुरानी गाड़ी किसी और को बेच सकते हो। आप अपने फिजिकल कैपिटल को अपने आप से सेपरेट कर सकते हो। बट क्या आप अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी, अपना नॉलेज किसी के साथ में शेयर कर सकते हो, अपने से अलग कर सकते हो? द आंसर इज नो। देखो, ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। फिजिकल कैपिटल की बात करें तो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द ओनर। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोसेस। फिजिकल कैपिटल इज द कंट्रीज conscious decision of the owner and is mainly an economic and technical process. ह्यूमन कैपिटल में, सॉरी, फिजिकल कैपिटल मेनली एक इकोनॉमिक प्रोसेस होता है, पैसा दिया खरीद लिया। जबकि ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। यानी जिसकी स्किल है, जिसकी एबिलिटी है, जिसके नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, एक तो पैसे पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा कि क्या पढ़ना चाहता है, वो खुद क्या करना चाहता है। अगर मुझे डॉक्टर बनना होता तो मैं डॉक्टर बनता। पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, साथ में मेरा खुद का डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना था तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, वो मेरा डिसीजन था। क्लियर? लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन। इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। अगर भाई हमारे कंट्री में नहीं बन रहे, इसको आप पढ़ लो, इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। मेरे कंट्री में कोई सामान नहीं बन रहा है तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूं। जबकि ह्यूमन कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन। यानी कि हम फिजिकल कैपिटल को उतना इजीली इंपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारे खर्चे, हमारा डिसीजन डिसाइड करेगा कि कंट्री में ह्यूमन कैपिटल कितना है। क्लियर? इसको याद कर लेना, ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है इफ यू आर लकी। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी
चलो पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब हमको क्लियर है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि HCF। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड केपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है बड़ा सिंपल, समझो बात को। लेट्स से इस साल हमारी कंट्री में 1 लाख डॉक्टर्स थे, तो हमें यह पता करना है कि अगर लास्ट ईयर हमारे कंट्री में 1 लाख डॉक्टर्स थे तो इस साल के एंड में हमारे पास में कितने डॉक्टर्स हैं। लेट्स से 1 जनवरी को हमारे पास में 1 लाख डॉक्टर्स थे, पूरे कंट्री में 1 लाख डॉक्टर्स थे, और 31 दिसंबर तक आते आते हम काउंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं, एंड द आंसर इज लेट्स से 1,20,000। तो इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री में 20,000 डॉक्टर्स एडिशनल आए हैं। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने हमारे ह्यूमन असेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में कितना एडिशन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 साल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक कंसेप्ट व्हाइल कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को स्टॉक कंसेप्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं कि 31 दिसंबर को हमारे कंट्री में कितने डॉक्टर्स हैं, 31 दिसंबर। ठीक है, इट इज नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आज के दिन में कितने डॉक्टर्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, एक स्टॉक कंसेप्ट। एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चलो अब चैप्टर, मेन चैप्टर चालू करते हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी अगर हमारे कंट्री में हमको ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज। तो वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है होमी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट सबसे पहले चालू करते हैं एजुकेशन। सरकार, इंसान, हम लोग खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो उतना अच्छा असेट प्रूव होगा। सिंपल। एडुकेटेड आदमी की प्रोडक्टिविटी एक अनएडुकेटेड आदमी से ज्यादा होती है। एडुकेटेड आदमी की अर्निंग एक अनएडुकेटेड आदमी से ज्यादा होती है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारे जितने भी मेन बिलियनर्स हैं ये तो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, तो ये हमसे ज्यादा अमीर है। देखो, एक आदमी को आप एक आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं द टोटल ऑफ ऑल द एजुकेटेड लोग, उन सब की इनकम का टोटल करो। एक साइड पे आप रखो सारे अनएजुकेटेड लोग, उनकी इनकम का टोटल करो। अब आप सोचो किसकी इनकम ज्यादा है, द एजुकेटेड ग्रुप। ठीक है, तो एजुकेटेड लोगों की अर्निंग कैपेबिलिटी हमेशा एक अनएजुकेटेड आदमी से ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले सरकार को खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर। देखो, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल। इंसान कितने पढ़े लिखे हैं, इंसान कितने ट्रेंड हैं, उससे पता चलेगा कि हम मैन पावर का कितना यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन, which enables him to generate more income than an uneducated person। जो मैंने अभी अभी आपको बोला, ये ज्यादा कमाएगा, एजुकेटेड आदमी ज्यादा कमाएगा एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। मैंने आपको बोला आप ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन बीइंग। आप में अगर स्किल है तो आप बन गए ह्यूमन कैपिटल, मुझ में अगर नॉलेज है, मुझ में अगर स्किल है तो मैं बन गया ह्यूमन कैपिटल। तो एजुकेशन एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल बना देता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज, क्यों एजुकेशन जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट, या फिर हाउ डज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आंसर है ये 6 पॉइंट। व्हाट आर द 6 पॉइंट। सबसे पहले, एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेबिलिटी ऑन पीपल। ठीक है, लोगों की अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। एक यूपीएससी किया हुआ आदमी, ठीक है, आपकी सोसाइटी में आता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी, उसका सोशल स्टैंडिंग, उसका प्राइड इमेजिन करो। आपने सीए कर लिया, आपने अपने नाम के आगे लगाया सीए आयुष मल या सीए गिरीश अग्रवाल, तो वो एक सोशल स्टैंडिंग और प्राइड क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट, इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। कहां इन्वेस्ट करना है, तो आप बेटर चॉइसेस कब ले पाओगे, जब आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, जब आप वेल एजुकेटेड हो। फिर इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। अब देखो मेजर चेंजेस की बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। अब देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था इंडिया, अरे मोदी ने क्या कर दिया।
और दूसरा वाह मोदी ने क्या कर दिया। ठीक है, तो आप चेंजेस को कितना अच्छे से समझ पाते हो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने एडुकेटेड हो, क्योंकि अगर आप एडुकेटेड हो तो आप उस चीज को समझ पाओगे, उसके जो एकदम बीनीथ में जो कोर पर्पस है आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा इनोवेशन करेगा। ठीक है, पहले देखो पेट्रोल पे गाड़ी चलती थी, फिर बात हुई कि चलो बैटरी पे गाड़ी चलेगी, अब बात हो रही कि सोलार पे गाड़ी चलेगी। तो ये सब इनोवेशन कौन लेके आएगा? एक पढ़ा लिखा आदमी लेके आएगा ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अनएडुकेटेड आदमी इनोवेशन नहीं लेके आता है, बट एक एडुकेटेड आदमी ज्यादा इनोवेशन लेके आ सकता है। लास्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। पढ़े लिखे लोग नए टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, इमेजिन करो आप विंडोज यूज किया, एप्पल यूज किया, मैकबुक यूज किया, कितना फटाफट हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, कुछ चीज नहीं आती, विल सर्च इट, विल अंडरस्टैंड। तो एजुकेशन के ये 6 एडवांटेजेस हैं, इनको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला खर्चा होता है एजुकेशन के ऊपर, दूसरा खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर। क्यों हेल्थ? हेल्थ से कौन सी मेरी स्किल बढ़ रही है, मेरी कौन सी एबिलिटी बढ़ रही है, मेरी कौन सी ट्रेनिंग हो रही है हेल्थ से? नहीं हो रही। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप पूरे टाइम अनहेल्दी रहते हो, आप पूरे टाइम बीमार हो, तो 30 दिन का जो महीना होता है उसमें आप कितने दिन काम पे जाओगे? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन? तो आप अगर 20 दिन भी काम पे जा रहे हो और आप दिन के 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो आपने पूरे महीने का प्रोडक्शन कितना किया? 200 यूनिट्स। वहीं पे एक दूसरा आदमी है जो पूरे 30 के 30 दिन काम पे जाता है और वो भी दिन के 10 यूनिट्स बनाता है, तो टोटल प्रोडक्शन 300 यूनिट्स। तो आप एक बेटर रिसोर्स हुए या फिर एक हेल्दी आदमी एक बेटर रिसोर्स हुआ? ऑब्वियसली द हेल्दी गाय। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है बिकॉज इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा है? हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी ह्यूमन फोर्सेस। आप हेल्दी रहोगे तो आप ह्यूमन फोर्स कहलाओगे, आप कंट्री के प्रोडक्शन में हेल्प करोगे। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। एडवर्स मतलब उल्टा, आप बीमार ज्यादा हो तो प्रोडक्टिविटी कम। क्लियर? सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज इज कंपेल्ड टू एब्सटेंट फ्रॉम वर्क एंड देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी कि आप एब्सेंट रहोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी अगर आप हेल्दी नहीं हो तो। फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, अब ये तो समझ लिया हेल्थ जरूरी है, हमने ये समझ लिया कि हेल्दी रहना जरूरी है, हेल्दी रहने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट क्या कर सकती है सरकार टू कीप यू हेल्दी? सरकार कैसे खर्चा करेगी हेल्थ के ऊपर? तो फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर आर, खर्चा होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट कर देना, ऐसी दवाई जो कोई बीमारी होने के पहले ही उसको रोक दे, वैक्सीनेशंस। तो खर्चा होगा इन डेवलपिंग न्यू प्रिवेंटिव मेडिसिन, खर्चा होगा इन डेवलपिंग न्यू वैक्सीनेशंस। क्योरेटिव मेडिसिन, अब बुखार हो गई, बुखार को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बुखार हो गई तो क्योर तो करना पड़ेगा कि जीवन भर गर्म ही रहने वाले हो, क्योर करना पड़ेगा। तो ऐसी मेडिसिन जो बीमारी को क्योर करती है, बुखार हुआ डोलो ले ली, बुखार हुआ क्रोसिन ले ली, दैट इज क्योरेटिव मेडिसिन। सोशल मेडिसिन, दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। जनरली क्या होता है, हमारी सरकार पता है बारिश के महीनों में कॉलर ट्यून चालू हो जाती है, बारिश के पानी में डेंगू के मच्छर इकट्ठे होते हैं तो बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें। व्हाट इज दैट? सोशल मेडिसिन। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट खर्चा कर रही है आप तक हेल्थ लिटरेसी पहुंचाने में। क्लियर? फिर होता है प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें पता है, देखो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशन में, दैट इंडिया में मेजॉरिटी डिजीजेस वर एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न। तो आधी से ज्यादा बीमारी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी जब सबके पास में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा। तो सरकार खर्चा करती है ताकि आपके घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। लास्ट पॉइंट, गुड सैनिटेशन फैसिलिटी। ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी भी प्रॉपर होगी तो कचरा नहीं रहेगा, कचरा नहीं रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। क्लियर? ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दो चीज हो गई, देखो एक्सपेंडिचर हो सकता है ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर हो सकता है ऑन हेल्थ। तो अब तीसरा पॉइंट एक्सपेंडिचर हो सकता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग से क्या होता है? चलो फटाफट एक क्वेश्चन,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? एजुकेशन में और ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है, आप बताओ मेरे को। ट्रेनिंग होती है एक पर्टिकुलर स्किल की, एजुकेशन होता है ओवरऑल। एग्जाम्पल, आपने कोई ड्राइविंग क्लास ज्वाइन करी है, गाड़ी चलाने वाली जो ड्राइविंग क्लास होती है ना, वो तो आपको वो क्या सिखाएगा? गाड़ी चलाना सिखाएगा, या फिर आपको फ्रेंड सिखाएगा, अंदर बैठा के आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा एक स्किल के ऊपर कि आपको ड्राइविंग आ जाए। तो ट्रेनिंग फोकस करता है एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर, जबकि एजुकेशन फोकस करता है ओवरऑल नॉलेज के ऊपर। तो नॉलेज तो हमने ले ली, एजुकेशन हो गया, हम हेल्दी हैं, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें स्किल्स चाहिए, ऐसी स्किल्स जो हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। तो सरकार खर्चा करती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग हैज द एडवांटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। ठीक है, मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर स्किल फटाफट सिखा सकता हूं। मुझे अगर आपको लैपटॉप यूज करना सिखाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस ना मेरे ज्यादा पैसे लगे ना मेरा टाइम लगा। मेरे को आपको एक्सेल सिखाना है तो फटाफट मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखा दिया। ठीक है, तो स्किल्स बहुत जल्दी आप ले सकते हो, आपकी ट्रेनिंग बहुत फटाफट हो सकती है एट अ वेरी लो कॉस्ट। It increases the skill and efficiency of the worker. What? Training increases the skill and efficiency of the worker and leads to an increase in production of goods and productivity of labor. अगर एक ट्रेंड आदमी है, अगर आपने बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है स्टाफिंग, तो उसमें हमने पढ़ा होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एडवांटेज होता है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई, उसको आपसे ज्यादा अच्छा काम आता है, तो वो आपसे ज्यादा काम कर पाएगा। आपको अभी तक आपके जॉब की या फिर जो आप काम कर रहे हो उसकी स्किल्स नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड आदमी जो है उसके पास में स्किल है वो काम करने की। इमेजिन करो ना, योर मॉम इज ट्रेन्ड टू लेट्स से कट द वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा मम्मी सिर्फ वेजिटेबल्स ही कट करती है, बट वो ट्रेंड है उस चीज में। तो आप अगर सब्जी काटोगे और आपकी मम्मी काटेगी तो वो बहुत ज्यादा जल्दी काट पाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम रहेंगे। तो ट्रेनिंग का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टेक डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कैसे हो सकती है ट्रेनिंग? एक हो सकता है कि वर्कर कैन बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ, हम आपको फर्म के अंदर ही रह के काम सिखा रहे हैं। दूसरा, हम आपको कहीं बाहर भेज दे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, हम आपको कहीं बाहर भेज दे। एक एग्जांपल देता हूं, पायलट है, पायलट को आप कैसे ट्रेनिंग दोगे? कोई फ्लाइट चल रही है वो पकड़ा दोगे बीच में कि चल उड़ा के दिखा? नहीं ना। तो आप क्या करोगे? आप उसको बाहर भेजोगे कहीं पे जहां पे स्टिम्युलेशन होता है। एक वो बोलते हैं ना हम लोग, स्टिम्युलेटर्स क्रिएट होते हैं आजकल, जिसमें वो उसको वीआर गॉगल्स वगैरह पहनाए जाते हैं और उसको एक स्टिम्युलेशन क्रिएट किया जाता है कि आप उड़ाओ, ये करो। आप उसको रियल फ्लाइट तो नहीं दे सकते ना। तो ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, एक जो फर्म के अंदर हो सके और एक जो हम कहीं बाहर भेजे इंसान को ताकि वो बाहर से ट्रेनिंग लेके वापस आ सके। क्लियर? After on the job training of employees, the firm insists that the workers should work for a specific period of time. इसके पीछे क्या रीजन है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ट्रेनिंग के बाद में फर्म जो होती है ना वो इंसिस्ट करती है कि वर्कर कुछ टाइम के लिए तो काम करे ही करे। जनरली क्या होता है कि अगर कोई फर्म किसी एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग दे रही है ना तो बॉन्ड साइन करा लेती है कि आप हमारे साथ में मिनिमम 1 साल या 2 साल तो काम करोगे ही करोगे। रीजन क्या है? इमेजिन करो कि आप एक एम्प्लॉयर हो, आपने किसी एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा किया, उसको ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग करने के बाद में वो आपकी कंपनी छोड़ के चला गया, उसने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो फायदा किसको हो रहा है? दूसरी कंपनी को। होना किसको चाहिए था? आपको। तो फर्म क्या बोलती है? फर्म जनरली कोशिश करती है कि अगर उसने किसी भी एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है तो वो एम्प्लॉय एटलीस्ट कुछ पीरियड के लिए तो फर्म में ही रहे। समझ में आया? नेक्स्ट, it is a source of human capital formation as the return of expenditure on such training in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. ये बहुत लंबा लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि लॉन्ग रन में एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय ज्यादा रिटर्न कमा के देगा आपको। आपने जो खर्चा किया है उससे बहुत ज्यादा वो आपको कमा के देगा। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेनिंग जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अभी तक हमने 3 पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया हेल्थ, हमने पढ़ लिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग और हमने पढ़ लिया एजुकेशन। अब चौथा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है?
हम बोलते हैं ना जनरली पेंगुइन्स माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर जो बर्ड्स है वो माइग्रेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, सिंपल। क्यों जाते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पे? और चलो जाते हैं, उनकी इच्छा है। हम क्यों बोल रहे हैं कि एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो उससे कंट्री का भला होगा, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? सिंपल है ना। एक बच्चा है जो गांव में पैदा हुआ है, वहां पे ना हेल्थ केयर है, ना वहां पे एजुकेशन है, और ना वहां पे जॉब है, तो वहां पे रह के वो क्या करेगा? क्या वो कभी भी रिसोर्स बन पाएगा? नहीं। वो क्या करता है, वो सिटी आ जाता है, वो अच्छी एजुकेशन लेता है, अपना हेल्थ का ध्यान रखता है, और फिर जॉब मिल जाती है उसको, तो वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम बोलेंगे कि वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। वो गांव में रहता तो शायद वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग कहलाता, लेकिन वो माइग्रेट करके सिटी में आ गया तो अब हम बोलेंगे कि वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया है। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। फटाफट पढ़ लेते हैं। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज। माइग्रेशन इन both these cases involve the following cost। both these cases का मतलब यहाँ पे क्या है? जहां पे हमको बोला गया both the cases, तो both the cases का मतलब है यहाँ पे कि माइग्रेशन इंटरनल हो सकता है, अर्बन से रूरल, रूरल से अर्बन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी केस में अगर हम माइग्रेशन बोल रहे हैं तो माइग्रेशन में फॉलोइंग कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जाने में खर्चा तो लगता ही है। दूसरा, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। जनरली पीपल माइग्रेट फ्रॉम अ लो या फिर एक अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग एरिया से एक डेवलप्ड एरिया में वो माइग्रेट करते हैं। तो अगर आप कोई गांव से मुंबई जैसे शहर में जा रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द साइकिक कॉस्ट। इसको हम साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है इंक्रीज स्ट्रेस। ठीक है, आपको घर का याद आना, आपको अपने गांव का खाना याद आना, मम्मी की याद आना, ये याद आना, वो याद आना, जिसको हम बोलते हैं मेंटल कॉस्ट। तो माइग्रेशन में तीन टाइप के कॉस्ट होते हैं। कौन से तीन टाइप के कॉस्ट हुए? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड साइकिक कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है नीचे, फटाफट पढ़ लो। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज enhanced earning in the migrated place is more than the increase in the cost due to migration। ये कॉस्ट तो लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर एक इंसान इतने खर्चे करके एक अच्छे एरिया में जा रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छी जॉब ले रहा है, तो ये सारे कॉस्ट कवर होने के बाद में भी रिटर्न विल बी मोर। क्लियर? लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। चलो, ये करने से पहले आप एक बार फटाफट ये समझ लो कि अभी तक हमने कौन से पॉइंट पढ़ लिए। हमने पढ़ा HOMIE, हमने पढ़ लिया HOMIE, होमी। H से हेल्थ, O से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, M से माइग्रेशन, I से अभी हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन, और E से हमने पढ़ा है एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखना सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म बनता है होमी। हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। क्लियर? चलो फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं। आप इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे खर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये जानना है लेबर मार्केट या अदर मार्केट की क्या सिचुएशन है। ठीक है, it involves the cost spent on seeking information about educational institutes, their educational standards and the cost of education। आपको पढ़ना है, आप पता लगाते हो कि भाई कौन से कॉलेज जाया जाए, वहां पे क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, उसका क्या फ्यूचर है, ये सब चीजें। भाई आपको पढ़ना है, आपको इलाज करवाना है, तो आप क्या करोगे? कॉलेज के बारे में पता लगाओगे, हॉस्पिटल के बारे में पता लगाओगे, डॉक्टर के बारे में पता लगाओगे, तो उन सब में भी क्या होता है? खर्चा होता है, और उस खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स, वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एट व्हाट कॉस्ट। तो हम बेसिकली क्या पता कर रहे हैं? हम ये पता कर रहे हैं कि हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट कैसे काम कर रहे हैं। Information is necessary to make decisions regarding investments in human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock।
हमें इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में हमारी बैंड बच जाएगी। अच्छे कॉलेज से डिग्री नहीं करी तो जॉब नहीं मिलेगी, अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराया तो गए। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? 5 खर्चे, HOMIE, H से हेल्थ, O से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, M से माइग्रेशन, I से इंफॉर्मेशन और E से एजुकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो फटाफट इसको समझ लो। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं जब कंट्री की जीडीपी बढ़ी है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हम बोलते हैं जब नेशनल इनकम बढ़ रही है तब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्लियर? The contribution of an educated person to the economic growth is more than that of an illiterate person. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एडुकेटेड आदमी ज्यादा कमाएगा, इलिटरेट आदमी कम कमाएगा। ठीक है? सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने आपको बताया अगर एक इंसान हेल्दी है तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा दिन प्रेजेंट रहेगा, कम से कम एब्सेंटिज्म होगी तो उसका भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? HCF का फुल फॉर्म ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने से क्या होता है? इट प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। एक पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा इनोवेशन करेगा, नए नए चेंजेस लेके आएगा सोसाइटी में, नई मशीन्स बनाएगा। उससे क्या होगा? इनोवेशन होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले एक मशीन थी जो दिन में सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाती थी, लेकिन अब एक नई मशीन आई है जो कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही होना है। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है? इन सब के बावजूद अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। एडुकेटेड आदमी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, हेल्दी पर्सन ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, एडुकेटेड आदमी इनोवेशन, इन्वेंशन लेके आएगा। लेकिन उन सब के बावजूद ये लिखा गया है दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी भी हम दावे के साथ में ये नहीं बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। रीजन पढ़ो। द रीजन इज मेजरमेंट प्रॉब्लम। मेजरमेंट क्या? 1 लीटर दूध नापना है हमें? नहीं, हमें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नापना है। अब आप मेरे को ये बताओ, मैंने ये स्टेटमेंट आपको दिया कि आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नापना है, मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे? आप बताओ। हाउ डू यू डिसाइड कि इस कंट्री में एजुकेशन ज्यादा है या इस कंट्री में एजुकेशन का लेवल अच्छा है, ये कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है या इस कंट्री में ज्यादा अच्छी है? आप बताओ। हाउ डू यू डिसाइड कि ये टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ाता है या ये टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ाता है? प्रीवियस मार्क्स देखोगे, उसकी नॉलेज देखोगे, ये सब देखोगे। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्टर अच्छा है या ये डॉक्टर अच्छा है? दूसरों के फीडबैक से, नंबर ऑफ पेशेंट जो ठीक होके गए हैं, ये सब चीजों से आप पता लगाओगे। बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ऐसे मेजरमेंट नहीं होता है। तो कैसे होता है मेजरमेंट? देखते हैं। ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, education measurement in terms of years of schooling, teacher pupil ratio and enrollment rates may not reflect the quality of education. हमारे यहाँ पे एजुकेशन को कैसे मेजर किया जाता है? टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, कितने लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया, क्या उससे एजुकेशन हो जाएगा? नहीं होगा ना। टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है उससे फर्क पड़ता है। आज मैं आप हजारों लोगों को एक साथ में पढ़ा रहा हूं तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरी क्वालिटी खराब है? क्या ये चीज प्रूव होती है कि एक इंसान जिसके पास में एक ही बच्चा है, पूरे स्कूल में एक ही बच्चा है, तो सबसे अच्छा निकलेगा, उस स्कूल की एजुकेशन सबसे अच्छी होगी? नहीं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में ऐसे मेजर किया जाता है। ठीक है? फिर सिमिलरली हेल्थ केयर में कैसे मेजर होता है? हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट may not reflect the true nature of the people living in the country. अब हेल्थ में क्या बात हो रही है कि मोर्टेलिटी रेट कितना है, कितने लोग मर रहे हैं, किस एज पे मर रहे हैं। अरे उससे हेल्थ का क्या लेना देना यार। इमेजिन करो ना, एक कंट्री है जिसमें लोग 60 साल में मर जाते हैं, 60 इयर्स, और दूसरी कंट्री है जिसमें लोग 70 इयर्स में मरते हैं। तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही सब कुछ होती है? अब आप बोलोगे हाँ यार 70 इयर्स वाली कंट्री ज्यादा अच्छी है। अब मैं एक ट्विस्ट ला देता हूं सिचुएशन में। वो 70 इयर्स वो लोग जो आदमी जितने भी जिए है ना उस कंट्री में, वो सबके सब पैरालाइज थे थ्रू आउट द ईयर। किसी को पोलियो था, कोई अंधा था, कोई बहरा था। जबकि ये जो 60 इयर्स वाले जो है
ये सारे के सारे हेल्दी थे। अब आप बताओ कौन सी कंट्री अच्छी है? ऑब्वियसली कंट्री ए जिसमें 60 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये नहीं देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लोग कितना जीते हैं, किस एज पे मर रहे हैं। तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ मेजरिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल अगर आप थियोरेटिकली पढ़ोगे तो हाँ, ह्यूमन कैपिटल होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बट क्या ये प्रूवन रिलेशनशिप है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर एजुकेशन और हेल्थ ज्यादा है जैसे हम मेजर करते हैं, तो उससे जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. ठीक है? Higher income causes the building of a higher level of human capital and a high level of human capital causes growth of income. ठीक है? इस बात को समझो। अगर हायर इनकम है, इंसान की इनकम ज्यादा है, तो क्या होगा? वो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ा पाएगा, ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज दे पाएगा। और आगे क्या लिखा है? एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ इन इनकम। यानी अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो वो भी इनकम बढ़ाएगा, इनकम ज्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो इनकम बढ़ेगी। ये साइकिल चलती रहेगी। सिंपल। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको फटाफट खत्म करते हैं। क्यों जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना? तो देयर आर 7 पॉइंट्स, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, मैंने आपको बताया पढ़ा लिखा आदमी मशीन, लैंड, इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, एक इन्फॉर्म्ड आदमी, एजुकेटेड आदमी, ट्रेन्ड आदमी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। हेल्दी आदमी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, मैंने आपको बताया पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा इनोवेशंस कर सकता है। 4th पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है? पढ़े लिखे लोगों का एटीट्यूड अलग होता है। इमेजिन करो ऐसे अनपढ़ जो हमारे लोग होते हैं, कुछ जो पान के गल्लों पे खड़े हैं, आप उनका कॉन्वर्जेशन सुनो एंड आप सुनो पॉडकास्ट फाउंडर्स के, जैसे हमारे जोमैटो के फाउंडर हैं या ओला के फाउंडर हैं या फिर ओयो के फाउंडर्स हैं, इन सब की आप कॉन्वर्जेशन सुनो। एटीट्यूड में फर्क दिख रहा है। एक एजुकेटेड ग्रुप और एक अनएजुकेटेड ग्रुप, उनका एटीट्यूड एकदम डिफरेंट होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपका एटीट्यूड भी सुधरेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। अगर आप हेल्दी हो, हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। फिर इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एजुकेटेड आदमी, बेटर सिटी में आप रह रहे हो, आप माइग्रेट कर रहे हो, आप हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव। लास्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पढ़े लिखे आदमी को समझ में आता है कि भाई बहुत ज्यादा बच्चे ना फाइनेंशियली पॉसिबल है और बॉडी पे भी टोल देता है। तो अनपढ़ लोग, पहले के टाइम पे याद करो जब लेवल ऑफ एजुकेशन कम था, तो हमारे दादा नाना इन लोग के 5-5, 6-6 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोग इन्फॉर्म्ड है, एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि बच्चा पैदा करने से फाइनेंशियल स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल लेके आ रहे हैं। क्लियर? तो 7 पॉइंट्स हो गए द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो फटाफट, देयर आर 7 प्रॉब्लम्स, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहला, इनएफिशिएंट या फिर इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। हमारे पास में उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, उतने स्कूल्स नहीं है, उतने कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास में उतने हॉस्पिटल्स नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं जस्टिस की, तो हमारे पास में उतने लॉयर्स, उतने जज नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो मतलब क्या है? हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का भी सीरियस इनएफिशिएंसीज है, यानी उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है? यानी अगर हमारे पास में डॉक्टर्स हैं तो हम वो डॉक्टर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारे जो म्युनिसिपल स्कूल्स हैं हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, देखो ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग वाला आदमी, ड्रेन मतलब बाहर जाना। जब एक पढ़ा लिखा आदमी, एक ऐसा इंसान जिसने एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में ली, लेकिन वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी और कंट्री के लिए जाके, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई करी, सरकार ने आपके एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया,
आपके हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा किया, और अब जब आप कमाने लायक हो गए हो तब आप चले गए यूएस। तो आप कंट्रीब्यूट किसकी इकोनॉमी में कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमी या यूएस इकोनॉमी? यूएस इकोनॉमी। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लोग हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं और फिर बाहर जाके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत स्पीड में बढ़ रही है और हमारे पास में उतने रिसोर्सेस नहीं है। सेवरल इम्बैलेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, अब जैसे एजुकेशन की भी हम बात करते हैं तो एजुकेशन में भी बहुत अलग अलग लेवल है। प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग खर्चा कर रही है, तो इम्बैलेंस है। कोई सेक्टर बहुत ज्यादा खर्चा मिल रहा है किसी सेक्टर को, और किसी सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत कम खर्चा कर रही है। हम आगे पढ़ेंगे ये। फिर लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, हमारी सरकार इतने लोगों के लिए प्लान नहीं कर पा रही है कि इतने लोगों को वैक्सीनेट कैसे करे, इतने लोगों को जॉब कैसे दे। लास्ट प्रॉब्लम वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक होगी तो इन्वेंशंस इनोवेशंस कम होंगे, वैक्सीन्स कम बनेगी, टेक्नोलॉजी कम डेवलप होगी। तो दीज आर द 7 प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फटाफट 2 पॉइंट है, फटाफट पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है कि एक इंसान को एजुकेट करो, उसको हेल्दी रखो, ताकि वो प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो ह्यूमन कैपिटल इज ओनली एंड ओनली कंसर्न्ड विथ प्रोडक्टिविटी। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो बोलता है कि हाँ एडुकेट करो, हेल्दी रखो, बट पर्पस इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि इंसान का बेसिक अधिकार है एजुकेशन और हेल्थ, उसके लिए प्रोडक्टिविटी जरूरी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि इंसान के लिए हेल्थ और एजुकेशन जरूरी है। हाँ वो प्रोडक्टिव बने तो बहुत अच्छी बात है, बट एम शुड नॉट बी प्रोडक्टिविटी, एम शुड बी मेकिंग अ बेटर ह्यूमन। क्या लिखा है, in human development education and health are integrated into human well-being because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life they will be able to make better choices या other choices that they value। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि प्रोडक्टिविटी की तो बात ही नहीं है, इंसान को पढ़ाओ, इंसान को हेल्दी रखो ताकि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सके। तो ह्यूमन कैपिटल का मेन पर्पस है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है भाई बिना कोई एम के इंसान को पढ़ाओ लिखाओ, उसको एजुकेट करो, उसको हेल्दी रखो। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कंसेप्ट। अब नैरो कंसेप्ट क्यों बोलेंगे इसको, बिकॉज इसका लॉजिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। अब इसको ब्रॉडर कंसेप्ट क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट कंसिडर्स ह्यूमन बीइंग्स एज एंड्स इन देमसेल्फ। एंड्स इन देमसेल्फ का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो मीन नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट अ मीन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज मीन। मीन का मतलब होता है जरिया। ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है कि इंसान तो सिर्फ एक जरिया है। किस चीज का जरिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का जरिया है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स की जो स्किल्स एबिलिटी होती है वो जरिया नहीं है। ह्यूमन बीइंग खुद में एक इंसान है, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, द पर्पस शुड नॉट बी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो ये एक नैरो कंसेप्ट, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट। इसका लॉजिक इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इसका फोकस मेकिंग वेल बीइंग या फिर ह्यूमन बीइंग को बेटर बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में क्या हालत है उसकी बात करते हैं हम लोग। देखो हमें पता है कि 5 एलिमेंट होते हैं, HOMIE, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ को। तो इनके बारे में समझते हैं। देखो हमें पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, विलेज गवर्नमेंट में पंचायत और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट होती है। अब हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों प्राइवेट और सोशल बेनिफिट क्रिएट करते हैं।
तो अगर हेल्थ और एजुकेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो छोड़ नहीं सकते। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया तो वो एक्सपेंसिव बना देगा, अनअफोर्डेबल बना देगा। तो यहां पे गवर्नमेंट की नीड है। और क्योंकि ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों फंक्शन करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन में वी फाइंड बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो रेगुलेट करती है हेल्थ और एजुकेशन को। हेल्थ के केस में हमारे पास में है ICMR। आपको सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है, बाकी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में वी हैव ICMR, एजुकेशन में वी हैव 3 NCERT, UGC, AICTE। इनके फुल फॉर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले NCERT। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर AICT का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर? तो चारों का फुल फॉर्म याद रखना, NCERT, UGC, AICT, ये तीनों है एजुकेशन में। ICMR है हमारे पास में फॉर हेल्थ केयर। डन। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की क्या हालत है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो, अब गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्चा करती है ये दो तरीके से मेजर होता है। एक एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब होता है कि अगर सरकार 100 रुपए का टोटल खर्चा कर रही है एक साल में, उसमें से कितना पैसा एजुकेशन में जाता है ये देखना है हमें। तो एज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो वो इंक्रीज हुआ है। पहले सरकार सिर्फ 7.92% का खर्चा करती थी, अब सरकार 15.7% का खर्चा करती है। टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में खर्च करती है। दूसरा, आपको देखना है एज अ पार्ट ऑफ, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी, कि हमारे जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन सेक्टर में खर्च होता है। पहले होता था सिर्फ और सिर्फ 0.64% और अब होता है 4.13%। अगेन इंप्रूव हुआ है, बट क्या ये एक एडुकेट नंबर है? आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सरकार के खर्चे के बारे में तो बात हो गई कि गवर्नमेंट पूरे एक्सपेंडिचर का कितना खर्चा करती है, 15.7%। पूरे जीडीपी का कितना खर्चा करती है, 4.13%। ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब इस खर्चे का थोड़ा बाइफर्केशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग फटाफट। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। क्यों खर्चा ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में? ठीक है, अब ये हमें बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है ऑन प्राइमरी स्कूल। देखो, बच्चे को स्कूल तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को प्राइमरी स्कूल में कितने खर्चे करने पड़ते हैं, मिड डे मील स्कीम जैसा कुछ देना पड़ता है ताकि बच्चे स्कूल में एनरोल करें। तो क्या पता चला हमें कि गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंटरी एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट बोला गया है दैट एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट को यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्चा करने से नहीं होगा, एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब टर्शरी मतलब हायर लेवल की एजुकेशन। ये पॉइंट पढ़ लो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा खर्चा इधर होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, अगर हम पर स्टूडेंट खर्चे की बात करें, देखो ये बात हो रही है टोटल खर्चे की, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन में लेट्स से 1000 रुपीज का खर्चा करती है और गवर्नमेंट टर्शरी एजुकेशन में लेट्स से सिर्फ 500 रुपीज का खर्चा करती है, तो ये टोटल खर्चे की बात हो रही है। लेकिन आगे क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट in tertiary education is higher than that of elementary education। एग्जाम्पल देता हूं वापस, 1000 और 500।
अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि गवर्नमेंट टोटल खर्चा करती है 1,000 रुपए ऑन एलिमेंट्री, लेकिन बच्चे थे लेट्स से 100 स्टूडेंट्स, तो पर स्टूडेंट गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, ओनली 10 रुपीज। हमें बोला गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 500 रुपए का, लेकिन हमें पता चलता है कि टर्शियरी एजुकेशन में बच्चे हैं खाली 5, तो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, 100 रुपीज पर स्टूडेंट। तो पर स्टूडेंट का जो खर्चा है वो टर्शियरी एजुकेशन में ज्यादा है एज कंपेयर टू द एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 पॉइंट क्लियर, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, और गवर्नमेंट को यह समझना पड़ेगा दैट टर्शियरी एजुकेशन पे खर्चा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट्स। अब हमें पता है इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और सारी स्टेट की खर्चा इक्वल खर्चा, सारी स्टेट की गवर्नमेंट इक्वल खर्चा नहीं करती, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सबसे कम खर्चा करती है बिहार की सरकार, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कितना खर्चा करती है, सिर्फ 4088 रुपीज पर ईयर पर चाइल्ड। सबसे ज्यादा खर्चा करती है हिमाचल प्रदेश की सरकार, कितना खर्चा करती है, 34651। देखो 3456 की जगह पे 3456 की जगह पे आप लिखोगे 34651। हिमाचल प्रदेश की सरकार कितना खर्चा करती है, 34,651 रुपीज पर चाइल्ड पर ईयर। ठीक है, 3 पॉइंट देख लिए अभी तक हमने। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि टर्शियरी एजुकेशन पे खर्चा भी जरूरी है, और अलग अलग स्टेट की सरकार अलग अलग खर्चा करती है। सबसे कम खर्चा करती है बिहार की सरकार 4088 रुपीज, सबसे ज्यादा खर्चा करती है हिमाचल प्रदेश की सरकार 34,651 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% खर्चा करती है, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, इज इट इनफ? मैंने आपको बताया गवर्नमेंट अपने टोटल जीडीपी का 3.14% एजुकेशन पे खर्च करती है, बट मेरा क्वेश्चन था इज इट इनफ? द आंसर इज नो। क्यों, समझते हैं। The expenditure on education is very less compared to the desired level of education expenditure recommended by various commissions. बहुत सारे अलग अलग कमीशंस एंड कमिटीज बने थे जिन्होंने बताया था कि सरकार को कितना खर्चा करना चाहिए। एक बहुत फेमस कमिटी थी द एजुकेशन कमीशन, जो आई थी 1964 से 1966 तक चली थी। 2 साल के स्टडी के बाद में इन्होंने क्या बताया, देखो सबसे पहले ईयर देख लो, 1964 से 1966। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इधर, 6। तो इन्होंने क्या बोला, याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। इन्होंने बोला सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा है 6, तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट को अपने जीडीपी का एटलीस्ट 6% तो खर्च करना ही चाहिए ऑन एजुकेशन। कितना, एटलीस्ट 6%। और गवर्नमेंट कितना कर रही है, 4% या 4.13%। तो क्या इनफ है, नहीं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तपास मजुमदार कमेटी। तपास मजुमदार कमेटी करके एक कमेटी आई थी, जो आई थी 1998 में, सॉरी 1998 में, माय मिस्टेक। तपास मजुमदार कमेटी आई थी 1998 में, जिन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट को 10 साल तक, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, गवर्नमेंट को 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना चाहिए। एक दिन में नहीं, 10 साल के पीरियड में गवर्नमेंट को 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना चाहिए। और ये खर्चा कहां जाना चाहिए, इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब ये था तपास मजुमदार कमेटी, जो 1998 में आया और 10 सालों तक चला। इसके बाद में आया 2009 में राइट टू एजुकेशन। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो तपास मजुमदार कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था कि 6 to 14 के एज ग्रुप के सारे बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दो, वो फाइनली 2009 में राइट टू एजुकेशन के अंडर में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। आगे रिसेंट की एक चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड लेवाइंग अ 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। अब सेस क्या होता है, सेस एक टाइप का टैक्स होता है जिसका
खर्चा प्री डिटरमाइंड होता है। देखो यूजुअली आप जो इनकम टैक्स भरते हो ना, उसका खर्चा प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। सरकार को जहां जरूरत पड़ेगी सरकार वो पैसे को यूज कर लेगी। लेकिन सेस ऑन द अदर हैंड, सेस एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट सेस कलेक्ट कर रही है और वो सेस है एजुकेशन सेस, तो ये खर्चा कहां जाएगा? टुवर्ड्स द एजुकेशन सेक्टर। तो रिसेंट में गवर्नमेंट ने 2% एजुकेशन सेस कलेक्ट करना चालू किया है। द रेवेन्यूज फ्रॉम एजुकेशन हैव बीन एनमार्क्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये टैक्स से जितना भी पैसा कलेक्ट होता है ये कहां जाता है? टुवर्ड्स एलिमेंट्री एजुकेशन। In addition to this amount, the government sanctioned a large outlay of the promotion of higher education and new loan schemes for the students to pursue higher education. इन सब के बाद में सरकार ने लोन फैसिलिटी भी चालू करी है उन बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। अब एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया कि पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सेक्टर में हमने क्या अचीवमेंट्स देखी है, तो फटाफट देख लेते हैं। अब बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हम फोकस करेंगे सिर्फ ये लास्ट कॉलम के ऊपर। वी विल ओनली फोकस ऑन द लास्ट कॉलम, ठीक है। सबसे पहले बात हो रही है एडल्ट लिटरेसी रेट की। एडल्ट लिटरेसी रेट, इसका मतलब है कितने एडल्ट ऐसे हैं जो लिटरेट है। अब एडल्ट में भी दो टाइप के एडल्ट है, एक मेल है एक फीमेल है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल इज एजुकेटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल इज एजुकेटेड। तो देखो नंबर है 82% मेल, adult male are educated. 82% of the adult male in India are literate. 8 minus 2, 8 minus 2, 6. So 66% of the females, adult females are literate. Clear? How many adult male are literate? 82%. How many adult females are literate? 66%. प्राइमरी स्कूल कंप्लीशन रेट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करी है? तो इसका नंबर है 93%। 93% मेल हैव कंप्लीटेड द प्राइमरी स्कूल। देखो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 93, ठीक है। तो 93% ऑफ द मेल्स हैव कंप्लीटेड प्राइमरी स्कूल, वेयर एज 96% ऑफ द फीमेल्स हैव कंप्लीटेड प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 96। फिर यूथ लिटरेसी रेट की बात हो रही है, तो अगर हम यूथ लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल, अगेन 93 यहाँ पे, 93 यहाँ पे, 93% ऑफ द यूथ मेल आर लिटरेट, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूथ फीमेल्स आर लिटरेट, तो 90%, यहाँ पे आप लिखोगे 90%। ये 6 नंबर आपको याद रखने हैं, इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 6 नंबर याद रख लो। वापस एक बार देख लेते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट में दो देखें, मेल फीमेल। How many adult males are literate? 82%. How many adult females are literate? 66%. How many males have completed primary school? 93%. How many females have completed primary school? 96%. Youth literacy rate में मेल कितना है? Again 93%. और youth literacy में फीमेल कितना है? 90%. ठीक है, 93 and 90. क्लियर? 82, 66, 93, 96, 93, 90. आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर के कंप्लीशन के पास में हम लोग आ रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये गवर्नमेंट ने एक तीर दो निशाने, एक जो पहले बेटियों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। इंडिया में ये एक बहुत खराब प्रैक्टिस थी, जहां पे बच्चा होने से पहले उसके जेंडर आइडेंटिफिकेशन किया जाता था, और अगर पता चलता था कि बेटी है तो उसको मार दिया जाता था, पेट के अंदर ही अबॉर्शन कर दिया जाता था। तो सरकार ने बोला बेटी बचाओ। सरकार ने जेंडर आइडेंटिफिकेशन को इलीगल घोषित कर दिया कि अब आप बच्चा पैदा होने के पहले बच्चे का जेंडर पता नहीं कर सकते। आप कभी भी कोई एक्सरे या फिर सोनोग्राफी वाले के यहाँ पे जाओगे तो आपको वहीं पे लिखा हुआ दिख जाएगा कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। इट इज एन इलीगल ऑफेंस, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो पहले सरकार ने बोला बेटी को बचाओ, फिर सरकार ने बोला बेटी को पढ़ाओ। ये आया था 2015 में, ये लिखा हुआ है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू जनरेट अवेयरनेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स इन इंडिया। द ऑब्जेक्टिव्स आर, सिंपल है ऑब्जेक्टिव, हमें दिख ही रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाय सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। हमें जो जेंडर के कारण एलिमिनेशन किया जाता था वो बंद करना। एलिमिनेशन मतलब डेथ की बात हो रही है यहाँ पे। Ensuring survival and protection of the girl child,
लड़कियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, उनका प्रोटेक्शन, इसका ध्यान रखना। एंड द लास्ट, इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना 5 होते हैं होमी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन: हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड education. Meet you in the next chapter. Bye bye.